वेलकम टू अपडेट आईएएस। चलिए बात करते हैं ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जिसको कैग बोलते हैं, कैग ये प्लानिंग कर रहा है कि अपना प्रेजेंस ये जो 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ तक अपना यहाँ पर प्रेजेंस बढ़ाए, यहाँ तक अपना ऑडिट जो कंट्रोल होता है उसका प्रेजेंस यहाँ तक बढ़ाए। इस पूरे बात को समझने से पहले हम जानते हैं कि गवर्नेंस किस किस लेवल पे होता है। जैसे गवर्नमेंट हमारी है तो गवर्नमेंट होता है हमारे देश में यहाँ पे 3 तरीका का है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या अर्बन लोकल बॉडीज। ये हमारा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। तो जो ये तीसरा लेवल है ना, यहाँ तक तो ऑडिटिंग यहाँ पर होती है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग का काम है। यहाँ पे ऑडिटिंग का काम कैग के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये जो तीसरा लेवल है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या अर्बन लोकल बॉडी, इसका ऑडिटिंग जो होता है उसमें कैग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो अब जो कैग प्लानिंग कर रहा है अपना यहाँ तक प्रेजेंस बढ़ाने के लिए, तो ये क्यों कर रहा है, इसी के बारे में हम लोग आज के सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये पीआरआईज हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें देखिए ये जो हमारा गवर्नमेंट का, हमारे पूरे देश में गवर्नमेंट का जो लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का है। ऐसे ही ये भी 3 टायर है एक तरीके से। और इसमें ये थर्ड है, इसमें भी 3 टायर आता है, जैसे विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कैग के बारे में। कैग हमारे देश में सरकार के जितने भी अकाउंट्स हैं, जैसे उसको रेवेन्यू कहाँ से आता है, उसका एक्सपेंडिचर कैसे होता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जो अकाउंट्स बने होते हैं उसका ऑडिटिंग का काम करती है हमारी कैग ये सुनिश्चित करता है कि सरकार जो भी स्पेंडिंग कर रही है वो स्पेंडिंग जेन्युइन हो और कहीं पे कोई करप्शन का चांस नहीं हो। कोई भी अगर करप्शन होता है तो उसको ये उजागर करती है, उसको हमारे देश के पब्लिक के सामने लाती है। तो इसलिए इसका जो है कैग का हमारे देश के गवर्नेंस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ऑडिटिंग करने से हमारी सरकारों के ऊपर एक जिम्मेदारी आती है कि वो कोई भी काम करें तो उसके लिए उनकी जवाबदेही तय होती है। तो इसके बारे में हमारे कैग के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 148 से 151 तक इसके बारे में हमारे आर्टिकल में प्रोविज़न दिया गया है। इसका अपॉइंटमेंट होता है कैग का, वो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और जो रिमूवल होता है, रिमूवल का जो प्रोसेस होता है वो होता है जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है, वैसे ही होता है कैग का रिमूवल। और जो वरीयता क्रम है, जो प्रेसिडेंस है, इसमें 9वां रैंक है, 9th रैंक है। जैसे सबसे ऊपर है हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही इसमें आता है, इसका 9वां स्थान आता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। सेम स्टेटस है सिटिंग जज ऑफ एससी। इसका स्टेटस कैसे होता है, इसका स्टेटस होता है जो हमारे जो सिटिंग जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं, उनके बराबर का स्टेटस होता है कैग का। इसका पावर और इसका ड्यूटी क्या है, इसका पावर है जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके अकाउंट्स को ऑडिट करने का काम किसका है, कैग का काम है। या
हमारे पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ बनाया जाता है जिससे उसको एम्पावर किया जाता है कि किसी बॉडी को, कोई बॉडी हो या कोई अथॉरिटी हो, उसके अकाउंट का अगर ऑडिटिंग का काम करना है, उसके लिए पार्लियामेंट हमारा लॉ बना सकता है और कैग को उसका ऑडिट करने की जिम्मेदारी दे सकता है। अब देखते हैं कि कैग को इस थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वहाँ तक उसका प्रेजेंस बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, उसकी नीड को बारे में जानते हैं कि आखिर ये नीड क्यों इसका आया कि इसको यहाँ तक अपना प्रेजेंस बढ़ाने के लिए कोशिश करना पड़ा। तो देखिए, हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, जहाँ अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उसको ह्यूज एलोकेशन होता है मनी का, फंड, उनको ढेर सारा फंड मिलता है, बहुत सारे विकास कार्य करने होते हैं, जो लोकल लेवल के जो भी काम करने होते हैं सब इनके ऊपर होता है। तो इस मद के लिए, इस काम के लिए इनको ढेर सारा फंड का एलोकेशन होता है। तो ये जो फंड का एलोकेशन होता है इस हाई अमाउंट पे, इस ह्यूज अमाउंट, तो ये जरूरी हो जाता है सरकार के लिए कि ये इंश्योर करे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं अपने जो अकाउंट्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, कितना पैसा वो प्राप्त कर रहे हैं, कहाँ खर्चा कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है, फंड का मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में वो अच्छी तरीके से जो अकाउंट्स का मेंटेनेंस और उसका ऑडिटिंग होना ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इतना पैसा इसके ऊपर अगर खर्च कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं, तो इसके ऊपर आप इस बात के लिए बर्डन डालें कि वो इस फंड का बेटर यूटिलाइजेशन करे और उससे संबंधित सारे अकाउंट्स जो भी होते हैं वो क्लियरली मेंटेन करके रखें। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि जो कैग है हमारा, उसका अभी जो प्रेजेंस है स्टेट लेवल तक ही है, स्टेट कैपिटल लेवल तक है, स्टेट कैपिटल लेवल तक है। और स्टेट कैपिटल में भी ये ऑडिटिंग का काम कौन करता है? ये करता है अकाउंटेंट जनरल्स ऑफिस। इस ऑफिस के द्वारा यहाँ के जो अधिकारी होते हैं ये स्टेट के कैपिटल लेवल तक करते हैं ऑडिटिंग का काम। अब थोड़ा फंडिंग समझते हैं कि ये जो हमारा जो गवर्नमेंट का जो लेवल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, इसकी फंडिंग का क्या प्रोविज़न है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो फंड प्राप्त करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये प्राप्त करते हैं कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ दैट स्टेट, वहाँ से फंड प्राप्त करते हैं। लेकिन जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं ये डायरेक्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट या इंडिया से पैसा प्राप्त नहीं करते हैं। ये पैसा प्राप्त करते हैं इस बैंक अकाउंट के द्वारा। इनका पैसा आता है इस बैंक अकाउंट में या स्टेट की ट्रेजरी में जाता है। तो जो ऑडिटिंग किया जाता है कैग के द्वारा, कैग कैपेबल है कि अगर यहाँ से आ रहा है पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका भी ऑडिटिंग करने के लिए कैपेबल है, इसका भी ऑडिटिंग करने के लिए कैपेबल है, और यहाँ से भी ऑडिटिंग कर सकता है आसानी से। इसमें उसको एक्सपर्टीज हासिल है। तो जो अभी जो होता है, जो अभी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो ऑडिटिंग करता है वो यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है या ट्रेजरी है, जहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए जो फंड आता है
जिसकी ऑडिटिंग यहाँ करनी होती है वो उतना कैपेबल नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर कैग तीनों लेवल पे अपना प्रेजेंस बढ़ाता है, चाहे गवर्नमेंट, यहाँ पे ज़रूरत ये है कि कंसोलिडेटेड फंड या से पैसा निकले, इंडिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकले, या स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से पैसा आए, या किसी बैंक अकाउंट से आए, पैसा कहीं से भी आए, कैग उसको सुपरवाइज करे, ये जरूरी है। अब देखते हैं थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं 1880 1880 यहाँ पर जो अकाउंटेंट जनरल्स ऑफिस है, अकाउंटेंट जनरल्स ऑफिस है, इसके अंदर एक ऑफिसर होता था, ऑफिसर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये करता था जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं चाहे और भी लोकल बॉडीज़ हैं, उसको जो फंड मिलता था उसकी ऑडिटिंग का काम करता था ऑफिसर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो अकाउंटेंट जनरल्स ऑफिस के अंदर काम करता था। अब 1882 ये साल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या म्यूनिसिपैलिटीज़, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साल है। क्यों? क्योंकि जो ये रिपन है ना, जो वायसराय था उस समय का, लॉर्ड रिपन, इसने एक रिजोल्यूशन लाया था, रिजोल्यूशन ऑफ 1882। इस रिजोल्यूशन के द्वारा इसने बहुत सारे कदम उठाए जो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सारा काम सेंटर नहीं करे, सारा काम स्टेट नहीं करे, कुछ काम लोकल लेवल पे हो, लोकल लेवल को पे जो भी काम करने वाले लोग हैं उसको एम्पावर किया जाए। तो डिसेंट्रलाइजेशन के क्षेत्र में इसने रिपन का जो रिजोल्यूशन था 1882 का, बहुत बड़ा ये कदम था, और इसके द्वारा उसने लोकल सेल्फ गवर्नेंस को बहुत बढ़ावा दिया। अब आता है 1921। इस समय क्या किया गया कि जो लोकल बॉडीज हैं, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह हैं, तो इनके ऑडिट का जो काम है ना, ऑडिट से संबंधित जो भी कानून बनाने का अधिकार हो, चूँकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट में इसका ऑडिट का काम रख दिया लोकल बॉडीज़ के प्रोविंशियल सब्जेक्ट में। प्रोविंशियल मतलब आपका आज का जो स्टेट है, वैसे जिसे प्रोविंस को उस पर कानून बनाने का अधिकार है ऑडिटिंग से संबंधित। तो वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाने की वजह से ये जो प्रोविंस हुए वे एम्पावर हुए कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए जो लोकल बॉडीज़ बनाई गई हैं, तो उसके ऑडिट से संबंधित जो भी कानून बनाना है वो बनाएंगे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। वो हमारे देश के आज़ाद होने के बाद से 1992 में लोकल सेल्फ गवर्नेंस के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आते हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के द्वारा, जैसे 73rd है, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए है और ये अर्बन लोकल बॉडीज के लिए है। अब यूएलबी या पीआरआईज, इसके ऑडिट और इसके अकाउंटिंग से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है उसको स्टेट को दिया गया। जैसे पहले से था तो स्टेट को यहाँ पर लॉ बनाने के लिए प्रोविज़न इसमें किया गया। जैसे देखिए पीआरआई है या यूएलबी है, यहाँ पर आपको 3 टायर स्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे एक विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। 3 टायर स्ट्रक्चर है।
ऐसे ही यूएलबी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, म्यूनिसिपल काउंसिल हो गया, नगर पंचायत हो गया, ये भी 3 टायर स्ट्रक्चर हो गया। आर्टिकल 243 जे है, ये इम्पावर करता है स्टेट को पावर देता है कि पंचायत से मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित जो अधिकार बनाना है ऑडिटिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, मतलब पंचायत की ऑडिटिंग और अकाउंटिंग से संबंधित कानून बनाने का अधिकार 243 जे, आर्टिकल 243 जे के द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर को दिया गया। जो भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उसको ये पावर दिया गया कि पंचायत का अकाउंटिंग कैसे होगा, उसका ऑडिटिंग कैसे होगा, इसके बारे में स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कानून बना सकती है इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके। इस आर्टिकल इसको इम्पावर करता है। उसी तरीके से आर्टिकल 243 जेड इस स्टेट लेजिस्लेचर को इम्पावर करता है कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं इसके अकाउंटिंग ऑडिटिंग से संबंधित जो भी कानून बनाना है वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बना सकती है। इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं कि अगर कैग का प्रेजेंस यहाँ तक हो रहा है तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसका पहला इम्पोर्टेंस है कि अकाउंटेबिलिटी को आपको फिक्स करेगा। कैसे देखते हैं, जैसे हमारी सोच सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वेरियस स्कीम लॉन्च करती है, वेरियस पॉलिसीज लॉन्च करती है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का या अर्बन लोकल बॉडीज़ का। बहुत सारे जो काम होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे यहीं करते हैं। तो जो ये पॉलिसीज़ हैं, जो स्कीम्स हैं, उसके लिए ढेर सारा फंड है वो एलोकेट करती है सरकार। अगर इतना फंड एलोकेट हो रहा है, इतना पैसा आ रहा अगर किसी बॉडी के पास, तो यहाँ पे करप्शंस का चांस बढ़ जाता है, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड का चांस बढ़ जाता है। तो जरूरी है कि करप्शंस को रोका जाए, मिसमैनेजमेंट को रोका जाए। इसको रोकेंगे कैसे? इसको रोकने के लिए हमें ऐसा प्रोविज़न बनाना होगा कि अगर सरकार के द्वारा यूएलबीज़ को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इतना फंड दिया जा रहा है तो इनको इस बात के लिए अकाउंटेबल बनाया जाए कि आप उसका प्रॉपर अकाउंटिंग करके रखेंगे, उसका मेंटेनेंस रखेंगे, आपका जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका पूरा ब्यौरा आपको क्लियरली रखना है। तो जैसे आप यहाँ पे अकाउंटिंग अच्छे से करते हैं उसके बाद से आप उसका ऑडिटिंग अच्छे से करते हैं तो जो ये करप्शंस के चांसेस हैं, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड का चांसेस है, ये घट जाएगा, अकाउंटेबल बन जाएंगी ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। तो इस तरीके से अगर कैग का यहाँ पर प्रेजेंस आता है तो ये इस काम के लिए इसको एक्सपर्टीज हासिल है, ये इसी काम के लिए बना है, ये प्रोफेशनल बॉडी है। तो अगर ये इसका प्रेजेंस यहाँ तक आता है तो अच्छी तरीके से अकाउंटिंग इंश्योर हो जाएगी, अच्छी तरीके से ऑडिटिंग इंश्योर हो जाएगी। तो इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और जिस पर्पस के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है वो पर्पस पूरा होगा, एक्चुअल बेनिफिशियरी तक जो लाभ पहुंचाना चाहती है सरकार पहुंचा पाएगी। अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट है कि जो अभी जो ऑडिटिंग होता है, प्रेजेंटली जो ऑडिटिंग होता है तो वो होता है लोकल फंड ऑडिट बॉडी के द्वारा या कोई एजेंसी उसके लिए अपॉइंट कर दी जाती है कि आप कर लीजिए ऑडिटिंग। तो ये ऑडिटिंग भी होता है ना इसके द्वारा, ये भी रेगुलरली नहीं होता है। ये ऑडिटिंग भी होता है, इसमें
कोई बहुत इसको एक्सपर्टीज हासिल नहीं होती ऑडिटिंग की, फिर भी अगर इसके द्वारा भी ऑडिटिंग होता वो भी रेगुलर नहीं होता है, और इसके बाद भी होता है कि इसकी कोई स्क्रूटिनी नहीं होती है, चाहे सेंट्रल लेवल का स्टेट लेवल का ऑडिट सिस्टम है वो इसकी ऑडिटिंग ही नहीं करता है, तो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं करप्शन के, फंड का मिसमैनेजमेंट होता है। अगला जो पॉइंट है वो है ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिफरेंट सोर्सेस। चूंकि जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए आपको फंडिंग वेरियस सोर्सेस से मिलती है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, म्युनिसिपल बॉन्ड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कोई फंड आता है। अगर आपको फंड मिल रहा है वेरियस सोर्सेस से, तो ये जरूरी है कि हर सोर्स से आपको फंड मिल रहा है उसकी ऑडिटिंग अच्छी तरीके से हो, तो ताकि अगर इस तरीके से अगर ऑडिटिंग होगी तो हर लेवल पे अगर कोई करप्शंस का चांस है, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड का चांस है, वो यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि कैग अपना प्रेजेंस बढ़ाए और इस चीज़ को इंश्योर करे। अब अगला पॉइंट है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन सरकार करती है, अगर केंद्र सरकार है तो किसी सुदूर एरिया में क्या ज़रूरत है वहाँ के लोगों को वो नहीं जान पाएगी। अगर कोई दिल्ली से सरकार चला रहा है तो किसी सुदूर एरिया में क्या ज़रूरत है उसको अच्छे से नहीं समझ सकती है, उसको बेटर समझेंगे वहाँ के लोग। तो इसलिए ये डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है कि पावर सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कंसंट्रेटेड नहीं रहे। कुछ काम करना है, अगर लोकल लेवल पे काम करना है, किसी गांव के सुदूर एरिया में काम करना है, शहर के लोकल डेवलपमेंट के लिए कोई काम करना है, तो उसके लिए वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की पब्लिक को एम्पावर किया जाए, उसका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए गवर्नेंस में। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। तो अब आप डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए क्या कर रहे हैं? डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, अर्बन लोकल बॉडीज बना रहे हैं, उसको ढेर सारा फंड एलोकेट कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे अकाउंटिंग के लिए ऑडिटिंग के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बना के रखे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, प्रॉपर अकाउंटिंग वहाँ पर नहीं है, ऑडिटिंग सही से नहीं हो रही है, तो जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो गोल है वो कभी पूरा ही नहीं होगा। पैसा आएगा, उसकी आपको किसी की जवाबदेही तय नहीं होती है, तो पैसा करप्शन में चला जाएगा, मिसमैनेजमेंट होगा जितना भी पैसा आ रहा उसका। तो इस तरीके से जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसका जो क्वालिटी है वो सबसे घटिया दर्जे का रह जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप ऑडिटिंग करिए। ऑडिटिंग करने से आपका जो क्वालिटी है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का वो आपका बढ़ेगा, क्योंकि जैसे आप ऑडिटिंग कीजिएगा लाभार्थी तक उसका लाभ पहुंचेगा, वहाँ की पब्लिक सशक्त होगी, अवेयरनेस उसके अंदर आएगा। तो उस तरीके से जो डिसेंट्रलाइजेशन है ट्रू सेंस में ये अपने पर्पस को अचीव करेगा। अगला पॉइंट है पब्लिक अवेयरनेस। जैसे आपने क्वालिटी ऑडिटिंग किया तो जो फंड सरकार ने एलोकेट किया है लोकल लेवल पे जो लोगों के भलाई के लिए, तो लोकल कम्युनिटी को उसका फ़ायदा मिलता है। जैसे उसको फ़ायदा मिलेगा, लोकल कम्युनिटी को, मार्जिनलाइज सेक्शंस के, सोसाइटी के मार्जिनलाइज सेक्शन को फ़ायदा मिलेगा, वुमेन को फ़ायदा मिलेगा। ये सारे लोग जब इनका एम्पावरमेंट होगा तो इनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इनका
अवेयरनेस बढ़ेगा, जैसे इनका एम्पावरमेंट होगा तो जैसे जैसे एम्पावरमेंट होगा वैसे अवेयरनेस क्रिएशन होगा गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के बारे में, गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में, तो इससे देश का अच्छी तरह विकास होगा। अब आते हैं इसके चैलेंजेस के बारे में। अभी जो ऑडिटिंग हो रही है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहला है इसमें कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की कमी है। जो पर्सनल चाहिए आपको काम करने के लिए वो पर्सन्स उसके बाद से है, उसका अभाव है। यहाँ पे स्किल का अभाव है और रेगुलर ऑडिटिंग नहीं होती है, लैक ऑफ रेगुलर ऑडिटिंग बाय लोकल ऑडिटर। और ये जो ऑडिटिंग जो अभी होती है जिस ऑडिटर के द्वारा किया जाता है वो बैंक अकाउंट और ट्रेजरी को ऑडिट करने के लिए उतनी कैपेबल ही नहीं है। जो ऑडिट करने के लिए जो बॉडी बनाई गई है अगर वही कैपेबल नहीं है तो कैसे अच्छे से ऑडिटिंग होगा। लोकल ब्यूरोक्रेसी है जो उसके पास में स्किल का अभाव है, स्ट्रेंथ सही नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो अकाउंटिंग वहाँ पे होती है, जो अकाउंट्स हैं एक्सपेंडिचर के, कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर हुआ, उसको ऑडिटिंग फॉर्मेट में मेंटेन करने के लिए कैपेबल नहीं है। अगर अच्छे से उसकी अकाउंटिंग होती है तो ऑडिटिंग करने में आसानी होती है, अगर अकाउंटिंग ही सही से नहीं होगी तो ऑडिटिंग कैसे होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऑडिटिंग अच्छे से हो, ऑडिटिंग फॉर्मेट में अकाउंटिंग हो। तो इसके लिए जो ब्यूरोक्रेसी है वो कैपेबल ही नहीं है। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? आगे का रास्ता ये है कि सबसे पहला काम होना चाहिए कि जो कैग है, कैग एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करे, प्रिस्क्राइब करे एक स्टैंडर्ड कि जितने भी लोकल बॉडीज़ हैं, यूएलबीज़ हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए एक स्टैंडर्ड पहले सेट करे कि इसी तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी है, जिसको सबको मानना कंपलसरी हो। और दूसरा काम करें, कैग के अंदर एक डेडिकेटेड एजेंसी बनाए जो आपको जो ऑडिटिंग करने वाली बॉडी है उसको टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करे, सुपरविजन का काम करे। तो टेक्निकल गाइडेंस के लिए अगर एक स्पेशल एजेंसी बनती है, अगर सुपरविजन करती है तो एक जो ऑडिटिंग होगा वो सही होगा। और जो ऑडिटिंग होती है तो जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको स्टेट लेजिस्लेचर की जो कमेटी होती है उसके सामने पेश किया जाए, उसको प्रेजेंट किया जाए, जिससे पता चले पब्लिक को अगर किसी भी तरीके की कोई लापरवाही है, कोई कमी है, कोई करप्शन है, वो उजागर होगा, उसका समाधान निकाला जाएगा। और अगला काम हो सकता है स्किल अपग्रेडेशन का। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ रहा है हम लोग के लाइफ में, तो वो हम जो काम आज कर रहे हैं उस काम के तरीक़ों को प्रभावित करने के लिए हमको मजबूर करता है। जैसे जैसे समय की डिमांड होती है उसके अनुसार हमको अपने स्किल में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है। आज जिस तरीके से हम कोई काम कर रहे हैं कल उसी तरीके से काम नहीं होगा, कल के लिए कोई दूसरा तरीका हमको अपनाना होगा। हमको रेगुलरली अपडेटेड रहना पड़ेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इजाद हो रहा है, वैसे वैसे हमको अपडेटेड रहना चाहिए। हमको अपना जो स्किल है उसमें अपग्रेडेशन करना चाहिए, तभी हम एक ट्रू सेंस में
जो डिसेंट्रलाइजेशंस किए हैं, जो यूएलबीज को बनाए हैं या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को बनाए हैं, वो अपनी पर्पस को अचीव कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल ऑडिट बाय पीपल। कोई भी काम होता है पंचायती इंस्टीट्यूशंस में, अर्बन लोकल बॉडीज़ में, तो वो पीपल के नज़रों के सामने होता है। वहाँ की पब्लिक देखती है कि काम कैसा हो रहा है। अगर पब्लिक अवेयर है, पब्लिक अपने अधिकारों को लेकर के सतर्क है, जागरूक है, तो वो उस चीज़ का ऑडिट करेगी, वो देखेगी कि हाँ भाई काम सही हो रहा है कि नहीं, कहीं पे फंड का कुछ गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। अपने अधिकारों को लेकर के अगर सतर्क रहेगी तो वहाँ पर उसके लिए जो भी प्रोविज़न बनाया गया है, जो भी पॉलिसीज़ लाई गई हैं, जो भी स्कीम्स लाए गए हैं, उसका बेनिफिट वो लेने के लिए कैपेबल होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि सोशल ऑडिट को भी यहाँ पे प्रमोट किया जाए। तो आज का सेशन यहीं तक, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।